दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे समाजशास्त्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक समाज यानी सोसाइटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के समाज को दो वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरे वर्ग मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग को जोड़ दिया है। ऑप्शन है आपके हीगल, बेबर, डेहरेनडार्फ या कॉलिंस। तो इसमें आपको बताना है कि मार्क्स के समाज को दो वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और इसमें एक तीसरे मध्य वर्ग को जोड़ दिया है। तो सही उत्तर है डेहरेनडार्फ, ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि डेहरेनडार्फ का मानना है कि मार्क्स का ये कथन सत्य नहीं है कि समाज में केवल दो वर्ग बुर्जुआ और सर्वहारा ही हैं। इन दोनों के मध्य एक तीसरा मध्य वर्ग भी है। उनका कहना है कि उद्योग में प्रबंधक का उदय का अर्थ है कि समाज में शक्ति के लिए लंबे समय तक संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार डेहरेनडॉर्फ ने मार्क्स के दो वर्गों का परीक्षण करके तीसरे वर्ग मध्य वर्ग को जोड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई समाज या एशियन सोसाइटी, देखिए इसका नाम दिया है। समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई समाज का नाम दिया है? दुर्खीम, स्पेंसर, टॉनीज या मार्क्स? तो सही उत्तर है मार्क्स। दोस्तों कार्ल मार्क्स की पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी, जो कि मार्क्स और एंजल्स के द्वारा 1960 में लिखी गई है। ये स्वामित्व यानी ओनरशिप के विकास के संबंध में 4 सोपानों की चर्चा करता है: जनजाति, पुरातन, सामंती और पूंजीवादी। आगे चलकर उन्होंने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन में उत्पादन के तरीकों के 4 स्तरों की चर्चा की है, जिसमें एशियाई, पुरातन, सामंती और पूंजीवादी। इन दो प्रकार के चरणों में कोई अंतर नहीं है। केवल प्रारंभिक जनजातीय स्तर को उन्होंने एशियाटिक या एशियाटिक सोसाइटी कहना ज़्यादा उचित समझा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, समाज के वर्गीकरण में एशियाई समाज या एशियाटिक सोसाइटी का नाम कार्ल मार्क्स ने दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। देखिए, सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, निर्धनता एवं अज्ञानता, सामाजिक परंपराएं, आदिम प्रौद्योगिकी या नातेदारी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्धनता एवं अज्ञानता। दोस्तों जो सरल जनजाति समाज हैं उनमें आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण निर्धनता और अज्ञानता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेमिंग शाफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? ऑप्शन देखिए, यह एक कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है, यह मधुर संबंधों वाला छोटा समाज है, यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारंपरिक, और चौथा ऑप्शन है कि यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर रहता है। दोस्तों आप जानते हैं कि गेमिंग शाफ्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका प्रयोग समाजशास्त्र में समुदाय के अर्थ में किया जाता है, और इस अवधारणा की रचना सबसे पहले 1887 में एफ टॉनिज के द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। गेमिंग शाफ्ट जो है एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारंपरिक। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों टॉनिज ने घनिष्ठता, अस्थायित्व और समाज में एक दूसरे की परिस्थिति के संबंध में स्पष्ट बोध पर आधारित सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा बने गए समूह के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया था, और इन विशेषताओं वाला समूह अपेक्षाकृत समजातीय या होमोजीनियस होता है। इसमें स्थानीयता, नातेदारी, भावनात्मक एकता, निरंतरता और प्रामाणिकता का भाव पाया जाता है। तो याद रखिएगा, गेमेनशाफ्ट शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है, समुदाय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और सबसे पहले टॉनिज के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा कहा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है?
ये परिभाषा दी गई थी। आपको बताना है किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है ये परिभाषा दी गई थी। तो सही उत्तर है मैकाइवर एवं पेज। दोस्तों जान लीजिए कि मैकाइवर और पेज, जिनका पूरा नाम आर.एम. मैकाइवर और चार्ल्स एच. पेज है, इनका कहना है कि समाज रीतियों और कार्यप्रणालियों, अधिसत्ता और पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों और विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है और ये सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है जिसे हम समाज कह सकते हैं। ये सामाजिक संबंधों का जाल है और निरंतर परिवर्तनशील है। तो इसको देखते हैं ये परिभाषा। सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ यूजेज एंड प्रोसीजर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड ऑफ मेनी ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट लिबर्टीज। This ever-changing complex system we call society, it is the network of social relationship and it is always changing. अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है समाज यानी सोसाइटी। दोस्तों सामाजिक संबंधों का जाल जो है उसे हम समाज कहते हैं, यानी इट इज़ द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप ये सोसाइटी की परिभाषा है। तो याद रखिएगा समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। ये परिभाषा आर.एम. मैकाइवर और पेज ने दी है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो सही उत्तर है मैकाइवर एवं पेज ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक परिभाषा है कि संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहा जाता है। ये किसने कहा है? संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहा जाता है। ये परिभाषा किसकी है? देखिए J.H. फिशर, R.M. जॉनसन, के डेविस या मैकाइवर एवं पेज। तो सही उत्तर है मैकाइवर एवं पेज। दोस्तों कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स सोसाइटी, ये मैकाइवर और पेज का कथन है। तो याद रखिएगा संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहा जाता है। ये मैकाइवर और पेज का कथन है। अगला प्रश्न है कि समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। ये किस विचारक का कथन है? मीड, स्पेंसर, कूले या बाल्डविन? तो सही उत्तर है कूले। दोस्तों कूले एक विचारक हैं। इनका कहना है कि समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, यानी सोसाइटी इज ए रिलेशन एमंग पर्सनल आइडियाज। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ जीवन है, वेयर एवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। तो ये मैकाइवर का कथन है। दोस्तों मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है और मानव समाज के अलावा पशुओं और कीड़े मकोड़ों में भी समाज है। चींटियों के बीच भी सामूहिकता देखी जाती है। पशुओं में अपनी माँ की पहचान है। एक गाय का बछड़ा उसी का दूध पिएगा जो उसकी माँ है। पशुओं के बीच सामूहिकता के साथ कुछ जागरूकता भी होती है, पर उनमें जागरूकता की मात्रा बहुत कम होती है। इनमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बीच सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। पशु सीख कर अपनी संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज एक सामान्य पद है। यह व्यक्ति जिसने ऐसा इंगित किया है वे कौन हैं? देखिए समाज एक सामान्य पद है। F.M. अब्राहम, रेमंड एरो, योगेश अटल या आंद्रे बेते? तो सही उत्तर है ये परिभाषा योगेश अटल की है। योगेश अटल का कहना है कि समाज एक सामान्य पद है। इसकी दी गई परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि ये सभी प्रकार के समाजों, बड़े या छोटे, आधुनिक या आदिम, पश्चिमी या पूर्वी, एक सांस्कृतिक या बहुसांस्कृतिक पर लागू होनी चाहिए। और व्यापक रूप से निम्न स्तर पर हम भारतीय समाज या थाई समाज की बात कर सकते हैं। थोड़े उच्च स्तर पर हम आदिम समाज या विकासशील समाज को बोल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समाज बनता है कैसे? देखिए व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से या समितियों से। तो सही उत्तर है समाज का निर्माण व्यक्तियों के संबंधों से होता है। दोस्तों समाज व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच पाया जाने वाला पारस्परिक संबंध है। समाज कोई मूर्त संगठन नहीं है, यानी इसको देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता है। ये केवल सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी सोसाइटी इज़ द नेटवर्क आर वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इससे स्पष्ट है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं
बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से होता है। जब लोग एक व्यवस्था में बंध जाते हैं तो उस व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे समाज मूलतः प्रकट होता है? देखिए, समुदाय के अस्तित्व से, व्यक्तियों के अस्तित्व से, संबंधों से या आपसी सहायता से। तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच पाया जाने वाला पारस्परिक संबंध है। तो सही उत्तर है समाज मूलतः संबंधों से प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, पशुओं में समाज तो होता है पर क्या नहीं होता है? खाली स्थान पर उस पद को आपको भरना है। तो देखिए, पशुओं में समाज तो होता है पर संस्कृति नहीं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा खाली जगह पर भरने के लिए। दोस्तों, पशुओं के बीच सामूहिकता के साथ कुछ जागरूकता भी होती है, लेकिन जागरूकता की मात्रा बहुत कम होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बीच सीखने की क्षमता भी बहुत कम होती है। पशु सीख कर अपनी संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते। उनके पास ऐसी भाषा नहीं है जिससे वे संस्कृति और सभ्यता का विकास कर सकें। यह केवल मानव जाति द्वारा ही संभव है कि वो सभ्यता और संस्कृति का विकास करते हैं। इससे स्पष्ट है कि रिक्त स्थान पर संस्कृति होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव और पशु समाजों में मुख्य अंतर क्या है? तो आप जानते हैं कि मानव और पशु समाजों में मुख्य अंतर यह है कि वे निरंतर अपनी अस्तित्व की मूलभूत परिस्थितियों को आदर्शात्मक व्यवहार के संदर्भ में पूर्ण करते हैं। तो ये मानव और पशु समाजों में मुख्य अंतर है कि वे निरंतर अपने अस्तित्व की मूलभूत परिस्थितियों को आदर्शात्मक व्यवहार के संदर्भ में पूर्ण करते हैं। तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का सामान्यतया कौन सा आधार होता है? धर्म, नातेदारी, रूढ़ियाँ या जनरीतियाँ? तो आप जान लीजिए, नातेदारी या किनशिप। दोस्तों देखिए, नातेदारी जो है, रिलेशन या किनशिप जो होता है, सामान्यतः जनजातीय समाजों में सरल समाज के रूप में समझा जाता है। जनजातीय समाजों की अपनी भाषा, संस्कृति, अपनी किस्म की एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। वे एक निश्चित भूभाग में फैले होते हैं और जब वे खंडों में विभाजित होते हैं तो उसे अर्धांश या मायोटी कहते हैं, और जब वे दो से अधिक खंडों में विभाजित होते हैं तो प्रत्येक को बहुअंशक यानी फ्रैटरी कहा जाता है। सरल समाजों में राजनीतिक संगठन इन्हीं नातेदारी व्यवस्था पर आधारित होती है और इस समाज के अंतर्गत वंश और गोत्र की प्रधानता होती है। तो सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का सामान्यतः जो आधार है वो नातेदारी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक समाज शासित है कैसे? अभिसमयों से, विधि शासन द्वारा, दैवी शक्ति द्वारा या भौतिक बल द्वारा? तो सही उत्तर है, आधुनिक समाज विधि या कानून के शासन द्वारा शासित होता है और वर्तमान प्रजातांत्रिक समाज है लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। इसका विकास तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करके किया गया है और वो लिखित या सूचीबद्ध संहिता के रूप में पाया जाता है। आदिम समाजों में कानून अलिखित होता था जिसका आधार परंपरा से चली आ रही सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक विश्वास होता था, लेकिन आधुनिक समाज विधि के शासन द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किस विचारक के द्वारा दी गई है? ऑप्शन देखिए, डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एली चिनाय या हाबहाउस? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, डेविड रिजमैन। दोस्तों, डेविड रिजमैन ने स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इन टर्म का प्रयोग उन्होंने अपनी पुस्तक द लोनली क्राउड में किया है और उन्होंने ऐसे समाज को निर्देशित समाज का नाम दिया जिसके सदस्यों में दूसरे व्यक्तियों की आकांक्षाओं और अभिरुचियों के प्रति संवेदनशील होने की प्रकृति होती है और ऐसे समाज अत्यंत गतिशील और अवैयक्तिकता लिए होते हैं। इन समाजों का एक विशिष्ट सामाजिक चरित्र होता है जो इतर निर्देशित समाजों से भिन्न होता है। आधुनिक औद्योगिक, नगरीकृत, नौकरशाह और बृहद उपभोगी समाज इस प्रकार के उदाहरण हैं। इन समाजों में दूसरी व्यक्तियों के साथ तालमेल बिठाए रखने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाले। ऐसे समाजों में व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के द्वारा चालित होते हैं और वे अपने व्यवहार के लिए दूसरे व्यक्तियों की स्वीकृति और अनुमोदन की आशा करते हैं।
परंपरा निर्देशित समाज में साधारण परंपरा के पालन की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सबसे पहले इसका उत्तर सोबर्ग को माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर डेविड रिजमैन को माना गया है। तो याद कर लीजिए, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा डेविड रिजमैन के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें समाज की विशेषताएं हैं? बताइए। पारस्परिक जागरूकता, समानता असमानता, सहयोग सहायता और सरलता और जटिलता। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 और 2, यानी पारस्परिक जागरूकता और समानता और असमानता। 1 और 2 में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें समाज की विशेषताएं निहित हैं। और इस प्रश्न की व्याख्या अगर जो हम देखें तो समाज की प्रमुख विशेषताओं में पारस्परिक जागरूकता यानी म्यूचुअल अवेयरनेस, समानता यानी लाइकनेस, असमानता यानी भिन्नता, सहयोग और संघर्ष, अमूर्त और देखिए अमूर्त और मूर्त, पारस्परिक निर्भरता, परिवर्तनशीलता आदि शामिल है। तो आप देख लीजिए, समाज की प्रमुख विशेषताओं में पारस्परिक जागरूकता, समानता असमानता, सहयोग और संघर्ष, अमूर्त और पारस्परिक निर्भरता, परिवर्तनशीलता आदि पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक समाज की विशेषता नहीं है? देखिए, अन्योन्याश्रिता, सहयोग और संघर्ष, समानताएं और भिन्नता, एक विशेष उद्देश्य। तो दोस्तों, समाज की विशेषता में एक विशेष उद्देश्य नहीं है। अन्योन्याश्रिता यानी एक दूसरे पर निर्भरता, सहयोग और संघर्ष, समानता और विभिन्नता, ये सभी समाज की विशेषताएं हैं। समाज का कोई एक विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज से संबंधित नहीं है? देखिए, अमूर्तता, मूर्तता, संबंध या संघर्ष। तो सही उत्तर है मूर्तता। दोस्तों, मूर्तता समाज की विशेषता नहीं है। समाज अमूर्त होता है, समाज को देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज की विशेषताएं यानी निश्चित भूक्षेत्र, संतति, संस्कृति और स्वावलंबन आदि किसके द्वारा बताई गई हैं? तो सही उत्तर है हेनरी एम जॉनसन। दोस्तों, हेनरी एम जॉनसन ने समाज को मूर्त रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है, समाज एक ऐसा समूह है जिसमें 4 तत्व पाए जाते हैं। एक तो निश्चित क्षेत्र, प्रजनन और विस्तृत संस्कृति और स्वतंत्रता। तो ये विशेषताएं समाज की हेनरी एम जॉनसन के द्वारा दी गई हैं। अगला प्रश्न है, किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है? तो सही उत्तर है जे.एस. मिल। दोस्तों, जे.एस. मिल आप जानते हैं कि व्यक्तिवादी विचारक हैं। ये समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। और मिल का ये दावा कि वह व्यक्तिवादी है भुलाना कठिन है। प्रोफेसर ब्रिंटन के शब्दों में मिल व्यक्तिवादी है क्योंकि वह व्यक्ति को चरम सत्य मानता है। मिल की कृतियां जैसे ऑन लिबर्टी तथा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में भी उसके व्यक्तिवादी होने के दावे की पुष्टि होती है। जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल की सभी रचनाओं में व्यक्तित्व के विकास का वर्णन मिलता है। उसके अनुसार व्यक्तित्व का विकास स्वयं व्यक्ति के हाथों में होता है और वो प्लेटो की भांति ये नहीं कहता कि व्यक्ति का विकास किसी आदर्श राज्य द्वारा संभव है। चूंकि मिल व्यक्तिवादी है, इसलिए वह व्यक्ति प्रेमी अधिक है और राज्य प्रेमी कम है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं? एंथोनी गिडेंस, रॉबर्ट बियरस्टीड, टी पार्सन्स या एच मार्क्यूज। तो सही उत्तर है एंथोनी गिडेंस। दोस्तों, एंथोनी गिडेंस समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने समाज को 3 वर्गों योद्धा, कलाकार और शासक में विभाजित किया है? प्लेटो, सुकरात, डेकार्ट्स या डेमेट्रियस। तो सही उत्तर है प्लेटो। दोस्तों, प्लेटो आप जानते हैं कि ये यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वो सुकरात का शिष्य और अरस्तु का गुरु था। उसकी महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक है। उसमें उसने समाज को 3 वर्गों शासक वर्ग, योद्धा वर्ग और कलाकार वर्ग में विभाजित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? रूलिंग क्लास, पैरेटो, मोस्का, सी राइट मिल्स या टी.बी. बर्टोमोर।
तो आप जानते हैं दोस्तों, ये विकल्प में जो आपके चारों विचारक दिए गए हैं, ये सभी दोस्तों अभिजनवादी विचारक हैं। और आप देख लीजिए कि इसमें गिटानो मोस्का ने समाज में शासक वर्ग की अवधारणा दी है, और मोस्का ने मानव समाज को दो वर्गों में बांटा है, शासक वर्ग और शासित वर्ग, यानी रूलिंग क्लास की अवधारणा गिटानो मोस्का के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है पवित्र समाज। देखिए, पवित्र समाज की अवधारणा किसने दी है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। के मार्क्स, एच स्पेंसर, दुर्खीम या आर ई पार्क। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, आर ई पार्क। दोस्तों, आर ई पार्क ने समाज को दो भागों, पवित्र यानी सेक्रेड और धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर के रूप में विभाजित किया है। पवित्र समाज की विशेषता में अचलता और धर्मनिरपेक्ष समाज की विशेषता गतिशीलता है। पवित्र समाज परिवार उन्मुख तथा समाज के प्रति कृतज्ञता की भावना रखता है। धर्मनिरपेक्ष समाज अस्थायी हित पर आधारित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नांकित समाज वैज्ञानिकों में किसने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज, नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया है? देखिए, एंथनी गिडेंस, एलरिच बेक, फ्रेडरिक जॉनसन या जियां ब्रॉडिलार्ड। तो सही उत्तर है एलरिच बेक। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एलरिच बेक एक जर्मन समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एक जोखिम युक्त समाज, नई आधुनिकता की ओर में आधुनिक समाज को व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? तो ये महत्वपूर्ण जो कथन है एंथोनी गिडेंस का है। एंथनी गिडेंस का कहना है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज या इंडस्ट्रियल सोसाइटी की विशेषता है? देखिए, परंपराओं और प्रथाओं का अनुरक्षण, सजातीय एवं वर्ग चेतना की कमी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष या उपर्युक्त सभी। तो आप उपर्युक्त सभी नहीं मानेंगे। सही उत्तर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष यानी कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों, ये औद्योगिक समाज की विशेषता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी की प्रमुख विशेषता में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है। औद्योगिक समाज की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले सेंट साइमन द्वारा एक ऐसे समाज के लिए किया गया था जिसमें उत्पादन के लिए बृहद उद्योगों या कारखानों का उपयोग होता है। इस प्रकार के समाज की प्रमुख विशेषताओं में यंत्रीकरण यानी मशीनीकरण, कारखाना व्यवस्था, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, शहरीकरण, परिवहन, संचार साधनों का प्रयोग आदि होना है। अगला प्रश्न है कि कौन सी निम्नांकित में औद्योगिकरण की विशेषता है? देखिए, चरवाहा अर्थव्यवस्था, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, विनिमय अर्थव्यवस्था या कृषकीय अर्थव्यवस्था। इनमें से आपको बताना है कि औद्योगिकरण की विशेषता कौन सी है। तो सही उत्तर है निर्माणकारी यानी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी जो है ये औद्योगिकरण की विशेषता है। ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औद्योगिकरण की विशेषता में निर्माणकारी अर्थव्यवस्था है और औद्योगिक समाज में उत्पादन कृषि के अलावा उद्योगों पर केंद्रित होता है और यांत्रिक शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। ये पशु और श्रम शक्ति का स्थान ले लेती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं नहीं हैं। इसमें आपसे पूछा गया है औद्योगिक समाज की विशेषताएं कौन सी नहीं हैं। ऑप्शन देखते हैं, विषमांगता, यांत्रिक संहति, गतिशीलता अथवा दमनकारी विधियां। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए, यांत्रिक संहति और दमनकारी विधियां ये औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं हैं, यानी 2 और 4 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं हैं। औद्योगिक समाज में वैज्ञानिक विशेषता और मूल्यों पर आधारित तकनीकी प्रक्रिया द्वारा पारंपरिक संस्कृति और संस्थाओं में भारी रद्दोबदल कर दिया जाता है। और औद्योगिक समाज में आप जानते हैं कि यंत्रीकरण, कारखाना व्यवस्था, श्रम विभाजन, विशेषीकरण और इनके साथ जुड़े हुए कुछ अन्य परिवर्तन जैसी विशिष्टताएं होती हैं। दमनकारी विधियां और यांत्रिक संहति औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति से निकटता विशेषता है किसकी?
कृषक समाज की, नगरीय समाज की, औद्योगिक समाज की या उत्तर औद्योगिक समाज की? तो ये प्रश्न आसान है, आप इसका उत्तर सही ऑप्शन ए मान लेंगे। कृषक समाज की विशेषता प्रकृति से निकटता है और रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज या पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा दी थी। इसके माध्यम से वे ग्रामीण समाज की आंतरिक और बाह्य संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। उनकी ये मान्यता थी कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुखतः कृषक समाज पाए जाते हैं। भारत, इथोपिया, ब्राज़ील, यूगोस्लाविया जैसे देशों को कृषक समाज नामक अवधारणा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया और कृषक समाज दोस्तों प्रकृति से निकट और घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, कृषक समाज या पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा का विकास किसने किया है? तो आप जानते भी हैं दोस्तों, कृषक समाज की अवधारणा का विकास रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा किया गया है और उनका कहना है कि भारत, इथोपिया, ब्राज़ील, यूगोस्लाविया ये देश कृषक समाज की अवधारणा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है रोजगार और जीविका का मुख्य साधन कृषि है और कृषक समाज प्रकृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? देखिए, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर सही है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता सही नहीं है। सरल जीवन और सामाजिक गतिशीलता का अभाव। दोस्तों ऑप्शन बी या द्वितीयक संबंधों की प्रधानता ये ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। शेष जो हैं ये ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? देखिए, जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग या कुटीर उद्योग। तो सही उत्तर है तृतीयक उद्योग। दोस्तों भारतीय कृषक समाज में जो मुख्य व्यवस्था पाई जाती है उनमें जाति, धर्म, संयुक्त परिवार, कुटीर उद्योग हैं। कृषक समाज व्यवस्था में प्राथमिक उद्योग जैसे कृषि व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर और कृषि की प्रधानता होती है। यहाँ तृतीयक उद्योग यानी सेवा क्षेत्र नहीं पाया जाता है कृषक समाज में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक में मानव समाज और पशु समाज के मध्य स्पष्ट रूप से भेद किया है? ऑप्शन देखिए, आर के मर्टन, जी लुंडबर्ग, के डेविस या डब्ल्यू एफ आगबर्न। तो सही उत्तर है के डेविस। दोस्तों किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक मानव समाज यानी ह्यूमन सोसाइटी में मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट रूप से अंतर किया है। उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए बताया है कि मानव ही केवल ऐसा प्राणी नहीं है जो समाज में रहता है, बल्कि चींटियां, दीमक, पक्षी, बंदर, लंगूर और अन्य असंख्य जानवर भी अपने अपने समाज में रहते हैं। मनुष्य के समूह को समाज कहते हैं, लेकिन व्यक्तियों के समूह के एक स्थान पर एकत्रित हो जाने मात्र से ही समाज नहीं बनता है। इसके लिए आपसी सहयोग, संबंध, सुव्यवस्था की आवश्यकता होती है और मानव समाज अत्यधिक सुसंस्कृत है। यही संस्कृति उसे अन्य समाजों से भिन्न करती है। इसलिए मानव समाज और पशु समाज में बहुत अधिक अंतर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है, आपको बताना है। देखिए, भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, तो ये बिल्कुल है। भूस्वामी तथा व्यापारी, इसके अलावा किसान और ग्राम साहूकार, किसान और फसल साझेदारी। तो दोस्तों यहाँ पर भूस्वामी और व्यापारी यहाँ पर कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताओं में शामिल नहीं हैं। 1, 3, 4 इसमें शामिल हो जाएंगे। भूस्वामी और भूमिहीन मजदूर, किसान और ग्राम साहूकार और किसान तथा फसल साझेदारी। तो 1, 3, 4 आपके सही हैं। भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर, किसान और ग्राम साहूकार, किसान तथा फसल साझेदारी या बटाईदारी कृषक सामाजिक संरचना में शामिल हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपने सॉल्व किए हैं। और ये वीडियो दोस्तों हमारे किस टॉपिक पर आधारित था बताइए। इस वीडियो में हमने सोसाइटी यानी समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। समाज से संबंधित कौन कौन सी विचारकों द्वारा प्रमुख परिभाषाएं दी गई थीं और कृषक समाज, औद्योगिक समाज और इनकी प्रमुख विशेषताएं और कौन सी विशेषताएं नहीं हैं, इस वीडियो में हमने कवर किया।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में हम सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समाजीकरण से संबंधित प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं के लिए। तो अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। समाजशास्त्र का ये जो श्रृंखला चल रही है ये आपके पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा और नेट जेआरएफ समाजशास्त्र के लिए संचालित हो रही है। ये जो प्रश्न हैं ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।